बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ को 24 घंटों में 2 खुशखबरियां मिली हैं। इसके बावजूद उनकी वतन वापसी और पार्लिमानी सियासत में हिस्सा लेने की राह में एक बड़ी रुकावट मौजूद है। वो रुकावट कैसे दूर होगी, इस पर बात करेंगे। और फिर दुबई में बड़े सियासतदानों के डेरे लग गए हैं। नवाज शरीफ वहाँ पहुँचे हुए हैं, मरीम नवाज भी वहाँ हैं, आसफ अली जरदारी भी वहाँ पहुँच गए हैं, बिलावल भुट्टो भी वहाँ पे हैं। तो वहाँ क्या चल रहा है? और फिर नामजद चीफ जस्टिस पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस काजी फायद ईसा ने चीफ जस्टिस उमर रज़ा बंदयाल और उनके हम ख्याल जजों को मुश्किल में डाल दिया है। और ये कोई इमरान खान के लिए अच्छी खबर नहीं है। ये आज के मौज़ूआत हैं जिन पे हम बात करेंगे। पहले हम शुरू कर लेते हैं नवाज शरीफ को 24 घंटों में जो 2 खुशखबरियाँ मिली हैं। आपको याद होगा कि हफ्ते वाले दिन एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ को प्लाट केस से बरी कर दिया। ये केस है क्या, और इस केस में मुल्क की अहम तरीन अदालती शख्सियत के बहुत ही करीबी अजीज, बहुत ही करीबी रिश्तेदार भी बतौर मुलजम मुलव्वस हैं। वो कौन साहब है? ये असल में केस है, वो आपको याद होगा 2020 में जंग और जियो ग्रुप के सरबराह मीर शकील रहमान को गिरफ्तार कर लिया गया था। ये सियासी इंतकाम या इमरानी इंतकाम की क्लासिक मिसाल है। ये केस 34 साल पुराना मामला है। ये इन्होंने जब जौहर टाउन बन रहा था उसके लिए कुछ ज़मीन एक्वायर की थी प्राइवेट लोगों से। कोई 180 कनाल के करीब किसी शख्स से इन्होंने ज़मीन ली और फिर वो शख्स जो है वो मर गया और उसके वर्सा को वो ज़मीन जो है वो तकसीम होगी। मरहूम के जो कानूनी वर्सा थे ना, 1986 में पावर ऑफ अटारनी के ज़रिए मीर शकील रहमान ने वो ज़मीन खरीद ली। अब कानून ये है कि अगर कोई ज़मीन एक्वायर की जाती है, किसी प्राइवेट शख्स से ज़मीन खरीदी जाती है किसी एलडीए की स्कीम के लिए या किसी सरकारी स्कीम के लिए, तो उसके इवज़ उन्हें प्लाट दिए जाते हैं। तो 54 प्लाट उस ज़मीन के इवज़ मिलने थे। ये एलडीए ने कहा कि जनाब ये 54 प्लाट हैं, आपको हम दे रहे हैं। तो उस वक्त जो वज़ीर आला थे पंजाब के, वो थे मियां नवाज शरीफ। तो केस इन्होंने ये बनाया कि मियां नवाज शरीफ ने जो एग्जम्पशन पॉलिसी है उसमें रायत दी, जिससे फ़ायदा उठाया मीर शकील रहमान ने। और वो कहते हैं जिसने मीर शकील रहमान को वो रायत दी गई थी। वो रायत क्या थी कि वो जो एग्जम्पशन के प्लाट मिलते हैं या एक्वायर की गई ज़मीन के इवज़ जो प्लाट मिलते हैं वो इकट्ठे नहीं मिलते, वो मुख्तलिफ जगहों पे प्लाट दिए जाते हैं। इनके वो जो 54 कनाल के वो प्लाट थे, 54 प्लाट थे ना कनाल कनाल के, वो इकट्ठे कर दिए गए एग्जम्पशन पॉलिसी के बरक्स। और फिर एक इल्ज़ाम ये भी लगाया गया कि जनाब वो जो सड़कों की ज़मीन थी वो भी मीर शकील रहमान ने अपनी अराज़ी में शामिल कर ली। तो वो कहते ये हैं कि उस वक्त तो मास्टर प्लान भी नहीं बना था जौहर टाउन का, तो सड़कें कहाँ से आ गई? बहरहाल उन्होंने वो जो जुर्माना पड़ता है कि एग्जम्पशन पॉलिसी की गड़बड़ करने पे, तो वो जुर्माना भी अदा किया हुआ था। इसके बावजूद उनको पकड़ लिया और वो कितनी देर अंदर रहे? 8 माह मीर शकील रहमान इस केस में अंदर रहे थे, जिसकी कोई, जब ये केस बना है उसी वक्त लोगों ने कह दिया था कानूनी माहरीन ने, इसमें तो जान ही नहीं, ये मीर शकील रहमान को इसमें फंसाने के लिए। और फिर दूर की कोड़ी ये लाई गई कि नवाज शरीफ को इस केस में फंसाने के लिए। और वाक़ईतन ऐसा हुआ, इनके खिलाफ रेफरेंस दायर हुआ और रेफरेंस जो दायर हुआ उसमें एक मुलज़म जो थे वो थे जो मौजूदा चीफ जस्टिस पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस उमर रज़ा बंदयाल के सगे मामू, हकीकी मामू हुमायूं फैज़ रसूल साहब। वो उस वक्त DG LDA थे। वो भी मुलज़म नामजद किए गए, उनके खिलाफ भी केस चला। और फिर वो डायरेक्टर लैंड भी थे कोई हुमायूं बशीर अहमद, यानी 3-4 मुलज़मान थे इसमें। तो वो पहले ही इस केस में ये बाकी लोग, नवाज शरीफ के सिवा बाकी जो लोग हैं ये बरी हो चुके हैं अदम शवाहत की बुनियाद पे, कि शहादतें ही नहीं है, केस बनते ही नहीं है। तो एहतसाब अदालत ने इन सबको बरी कर दिया था। लेकिन नवाज शरीफ साहब क्योंकि पेश नहीं हुए थे, वो मुल्क से बाहर थे, तो उनको इश्तिहारी डिक्लेयर कर दिया गया। अच्छा, अब जो मामू वाली बात है, तो जब ये केस पता चला उस वक्त के जनाब DG LDA भी इसमें मुलज़म हैं और उनका नाम जब सामने आया हुमायूं फैज़ रसूल, तो फिर वो उमर रज़ा बंदयाल के मामू ही थे। और फिर किसी जज में इतनी जुर्रत कहाँ,
اگر کیس بنتا بھی ہوتا یہ تو کیس بنتے ہی نہیں تھا. میں نے کہا نا کہ یہ کلاسک مثال ہے, کلاسک ایگزامپل ہے سیاسی انتقام کی جو عمران خان صاحب نے روا رکھا ہوا تھا اپنے دور میں. اگر کیس بنتا بھی ہوتا جس طرح انصاف اس ملک میں ہو رہا ہے تو ماموں کو پھر کون سزا دیتا چیف جسٹس پاکستان کے ماموں کو. تو بہرحال پھر اس کیس میں نواز شریف صاحب جو ہے وہ اشتہاری ہو گئے تھے اور ان کی جائیداد جو ہے وہ اٹیچ کر لی گئی تھی. اور جو جائیداد اٹیچ کی گئی تھی اس میں ان کے جو قریبی رشتہ دار ہیں, ان کے بھتیجے یوسف عباس, ان کی کچھ جائیداد بھی تھی, کچھ اور, یعنی وہ مشترکہ کھاتے نہیں ہوتے, وہ جائیداد وہ انہوں نے بھی اس کو چیلنج کیا ہوا تھا. تو اب عدالت نے یہ فیصلہ کیا ہے ان کی درخواست پہ. ایک تو یہ کہ نیب آرڈیننس میں جو ترمیم ہوگی ہے اس کے تحت کیس بنتے ہی نہیں, اور دوسرا یہ کہ تمام ملزم جو ہیں وہ اس میں بری ہو چکے ہوئے ہیں. عدم شہادت, کوئی شہادت ہی ہے نہیں نا. تو پھر اگر بندہ اشتہاری بھی ہو, قانون یہ ہے کہ جب شہادت ہی نہ ہو کوئی اور ملزم اشتہاری بھی ہو تب بھی اسے بری کیا جا سکتا ہے. اس قانون کے تحت راؤ عبدالجبار صاحب جو ہیں احتساب عدالت کے جج, انہوں نے ہفتہ کے روز نواز شریف کو اس کیس سے بری کیا. اور دوسرا جو ان کے دوسری خوشخبری کی بات کر رہا ہوں, وہ جو تاحیات نہلی والا معاملہ ہے, وہ الیکشنز ایکٹ میں ترمیم کا قانون جو ہے وہ قومی اسمبلی سے منظور ہو گیا ہے اور صدر صاحب حج کی ادائیگی کے لیے ملک سے باہر ہیں. اس وقت قائم مقام صدر جو ہیں وہ چیئرمین سینٹ ہیں, اور بل جائے گا جو منظور ہوا ہے تو اس کی منظوری بھی ہو جائے گی. اگر صدر صاحب ہوتے بھی نا پھر بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ بل منظور ہو جانا تھا. صدر صاحب نے جیسے سپریم کورٹ کے آرڈرز اور ججمنٹس پر نظر ثانی کے قانون پر فوری طور پر سائن کر دیے تھے, اسی طرح یہ بھی ہو جائے. زیادہ سے زیادہ کتنا لیٹ ہو جاتا, اگر لیٹ ہو بھی جاتا تو 25 دن لیٹ ہو جاتا. اب اس کی راہ میں رکاوٹ کیا ہے؟ رکاوٹ یہ ہے کہ آئین کے آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت نواز شریف کو تاحیات نااہل کیا گیا ان کو. اس کے بعد 62(1)(f) کی تشریح کی سپریم کورٹ نے, اور بینچ کون سا تھا؟ بینچ میں شامل تھے جناب چیف جسٹس پاکستان مسٹر جسٹس اس وقت کے ثاقب نثار صاحب, موجودہ چیف جسٹس عمر رضا بندیال صاحب, شیخ عظمت سعید صاحب, اعجاز علی حسن. اعجاز علی حسن نواز شریف کے ساتھ جڑے ہوئے ہر کیس میں بیٹھے ہوئے نظر آئیں گے جن میں سزائیں ہوئی ہیں, نگرانی کرنی ہو احتساب عدالت کی, جو بھی معاملات ہیں ان میں اعجاز علی حسن صاحب آپ کو بیٹھے ہوئے نظر آئیں گے. اور پھر ایک جج ریٹائر ہو گئے سجاد علی شاہ صاحب. اس بینچ نے یہ ڈکلیئر کر دیا کہ 62(1)(f) کے تحت جو بندہ نااہل ہوتا ہے, کیونکہ اس میں کوئی مدت کا تعین نہیں ہے, 62(1)(f) میں یہ نہیں بتایا ہوگا کہ جناب کتنی دیر کے لیے نااہل ہوگا, تو اس سے مراد وہ کہتے ہیں جناب تاحیات نااہلی ہے. اب الیکشنز ایکٹ میں جو ترمیم کی گئی ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جناب تاحیات نااہلی کوئی چیز نہیں ہے, زیادہ سے زیادہ 5 سال کے لیے نااہلی ہو سکتی ہے. اس کیس میں جو 62(1)(f) کی تشریح والا کیس تھا اس میں بھی آسما جہانگیر جو وکیل تھیں انہوں نے یہی موقف لیا تھا کہ اس سے مراد ایک مرتبہ نااہلی ہے, یا زیادہ سے زیادہ اسمبلی کی ایک مدت تک کے لیے وہ بندہ نااہل ہو سکتا ہے. اب جو ترمیم کی اس میں بھی یہ کہا گیا 5 سال کے لیے بندہ جو ہے وہ نااہل ہوگا, 5 سال بعد وہ الیکشن لڑ سکتا ہے. اب جو تشریح کا طریقہ کار ہے کہ عدالت آئین کے آرٹیکل کی تشریح کیسے کرتی ہے. عدالت تشریح کرتی ہے یہ دیکھتے ہوئے کہ پارلیمنٹ کی منشا کیا ہے, یہ آئین بنانے میں یا یہ قانون بنانے میں. تو اب وہ اس وقت یہ فیصلہ کیا انہوں نے کہ جناب اس کی منشا یہ ہے کہ تاحیات نااہلی, لیکن ایک دوسرا پہلو بھی ہے کہ اگر مدت نہیں لکھی ہوئی, باقی جو آرٹیکلز ہیں 62, 63 والے ان میں لکھی ہوئی ہے مدت کہ اتنے سال کے لیے نااہل ہوگا سزا پوری کرنے کے بعد. جن میں مدت نہیں لکھی گئی تو اس سے مراد یہ لیا جائے کہ ایک مرتبہ, دوسری مرتبہ وہ الیکشن لڑ سکتا ہے. اب پارلیمنٹ نے اپنی منشا دے دی ہے قانون میں ترمیم کر کے کہ جناب اس سے مراد 5 سال کے لیے, زیادہ سے زیادہ 5 سال کے لیے نااہلی ہے. لیکن اب بھی یہ خدشہ موجود ہے کہ یہ معاملہ اگر جاتا ہے سپریم کورٹ میں, پہلے تو عمران خان لے کے جاتے ہوتے تھے نا, اب تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ بھائی یہ 62(1)(f) کی جو نئی ترمیم آئی ہے کہ 5 سال والی یہی ٹھیک ہے, وہ پرانی اگر مجھ پہ لاگو ہوگی کسی کیس میں تو میں تو پھر تاحیات گیا. ویسے وہ ایک طرح سے تاحیات ہی سمجھا جائے, ان کو وہ سیاست سے کم از کم تاحیات آؤٹ ہی سمجھا جائے انہیں,
बहरहाल हालात का पता नहीं होता, कब पलटा खा जाए। यहाँ नवाज शरीफ और बेनज़ीर को भी बाहर निकालने की कोशिश की गई थी, लेकिन वो वापस आए सियासत में। अब इसकी राह में जो मैं रुकावट कह रहा हूँ ना, वो ये बंदयाल कोर्ट और हम ख्याल जजेस जो हैं, ये इसमें रुकावट बन सकते हैं। ये कह सकते हैं जनाब इसके लिए आइन में तरमीम ज़रूरी है। 62(1)(f) में ये लिखें कि इससे मुराद एक मरतबा नहली है या 5 साल के लिए नहली है। हम तशरीह कर चुके हैं कि 62(1)(f) में नहली से मुराद ताहयात नहली है, और हमारी तशरीह जो है वो आइन की तशरीह है। आइन को उसी तरह पढ़ा जाए जैसे हम कह रहे हैं, तो वो जो कानून है उसकी कोई हैसियत नहीं है। ये रुकावट अभी मौजूद है। लेकिन हुकूमती सतह पर हमारे ज़राए ये बता रहे हैं कि बड़ा इत्मीनान है या खुशफहमी कह लें, और कहा यह जा रहा है कि अब अदलिया की तरफ से इस मामले में मुदाखलत नहीं होगी, और 62(1)(f) की तशरीह वही मानी जाएगी जो इलेक्शन एक्ट में कर दी गई है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल के लिए नहली। लेकिन बंदयाल साहब के होते हुए, जब तक बंदयाल साहब है ना, कोई पेशगोई नहीं की जा सकती। अब बंदयाल साहब जो SECP सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान के एक सेमिनार में खिताब करते हुए बात फरमा रहे हैं कि कानून की बार बार तशरीह से तनाज़ात जन्म लेते हैं। जज वक्त के साथ साथ मैच्योर होता है, यानी पहले इन्होंने ये फैसला दिया, बंदयाल साहब उस बेंच में शामिल थे, मैंने अर्ज़ किया है, जिन्होंने 62(1)(f) की तशरीह की थी कि ताहयात नहली, और बाद में ये कहने लग गए थे जनाब फैसल वापडा वाले केस में कि यार ये तो ड्रैकोनियन लॉ है, काला कानून है, ताहयात नहली नहीं हो सकती। अच्छा, बंदयाल साहब भी ना थोड़ा सा बुखलाए हुए हैं। वो 63A की जो तशरीह वाला मामला है वो पहले सुप्रीम कोर्ट कर चुकी हुई थी, तो कहते हैं बार बार तशरीह तनाज़ात पैदा करती है, तो आपने फिर दोबारा तशरीह क्यों की? वैसे ये बात ठीक है इनकी कि कानून के जो तशरीहात हैं मुख्तलिफ होती रही हैं। वो जो दहशतगर्दी की तशरीह है उसमें इतनी जजमेंट्स थी, कोई जज कुछ कह रहा था कि दहशतगर्दी से ये मुराद है, कोई जज कुछ कह रहा था कि ये मुराद है। वो बड़ी मुश्किल से जाके फिर कोर्ट ने बैठ के फैसला किया। मेरे खिलाफ सैयद खोसा के दौर में ये फिर फैसला हुआ था कि जनाब उससे मुराद, फिर जाके कहीं जज जो हैं वो मुत्फिक हुए थे। बहरहाल जनाब पार्लियामेंट ने अपनी मंशा दे दी है कि जनाब ताहयात नहली कोई चीज़ नहीं होती, ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल तक नहल किया जा सकता है। और अदालतें जो हैं वो जो आइन की तशरीह करती हैं या किसी कानून की तशरीह करती हैं, जैसा कि मैंने पहले अर्ज़ किया, वो पार्लियामेंट की मंशा को मद्देनज़र रख के कि पार्लियामेंट ने ये कानून बनाया क्यों। तो इस तनाज़र में देखा जाए तो फिर तो जो तशरीह है सुप्रीम कोर्ट ने की 62(1)(f) की, उसकी अब कोई हैसियत नहीं रहेगी। लेकिन बहरहाल जब तक ये बैठे हुए हैं बंदयाल साहब और उनके हम ख्याल, कोई भी कुछ भी बैद नहीं है, इनसे कुछ भी कर सकते हैं। जैसे 63A वाली बात मैंने की। अब आते हैं जनाब उस तरफ कि नामजद चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायद ईसा ने चीफ जस्टिस उमर रज़ा बंदयाल और हम ख्याल जजों को मुश्किल में डाल दिया है। जब ये 9 रुकनी बेंच बना, पहली समाअत हुई उसकी, ये सिविलियन के फौजी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों की समाअत के लिए बेंच था, तो उसमें से काजी फायद ईसा और जस्टिस सरदार तारक मसूद जो हैं वो उठ गए थे। तो उसका इख्तिलाफी नोट उन्होंने जारी किया काजी फायद ईसा साहब ने, वो वेबसाइट से हटा दिया गया सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस पाकिस्तान के हुक्म पर। उसका एक पैराग्राफ नंबर 7 है जिस पे ज़्यादा बात नहीं हुई। पैराग्राफ नंबर 7 में वो एक निशानदेही करते हैं। वो ये कहते हैं कि जनाब ये जो केस चल रहा है फौजी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ, इससे मिलते जुलते अमूर से मुतल्लक 26 मुकदमात सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा हैं। और वो मुकदमात क्या हैं? वो कहते हैं कि 17 अक्टूबर 2019 को पेशावर हाई कोर्ट ने एक फैसला दिया था, जो इंटर्नमेंट सेंटर्स हैं जो हिरासती मराकज़ बनाए गए थे लापता अफराद को रिकॉर्ड में लाने के लिए, इन्होंने एक इमरान खान ने एक कानून बनाया था कि इन लोगों को जो स्टेट मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्वस हों उनको फ़ौज जो है वो हिरासती मराकज़ में रख सकती है, इंटर्नमेंट सेंटर्स में रखा जा सकता है उनको, कैद खानों में आप कह लें दूसरे लफ्ज़ों में। अच्छा, इंटर्नमेंट सेंटर्स और इनसे मुतल्लिक़ा जो कवानीन थे ना, उनको कलअदम कर दिया था पेशावर हाई कोर्ट ने, सेठ वकार वाले बेंच ने। तो उसके खिलाफ हुकूमत ने अपीलें दायर की थी, और वज़ीर-ए-आज़म उस वक्त थे इमरान खान साहब, जो इस केस में भी दरखास्त गुजार हैं। फौजी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ जो दरखास्तें हैं, इनमें चौथे नंबर पर जो नंबर लगा हुआ दरखास्त को,
वो इमरान खान की अपनी दरखास्त है। तो वो कहते हैं जनाब सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म इम्तनाई जारी कर दिया था उस पर, और वो दरखास्त जो है अभी तक पेंडिंग पड़ी हुई है। 24 अक्टूबर 2019 को उन्होंने हुक्म इम्तनाई जारी कर दिया, पेशावर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल कर दिया, और अब तक वो मामला ज़ेर इल्तवा है। रास्ते मुराकज़ वाला अगर कानून मौजूद है तो ये जो स्टेट मुखालिफ सरगर्मियाँ 9 और 10 मई को हुई हैं, तो ये तो फिर बहुत सारे लोग जो हैं वो इंटर्नमेंट सेंटर्स जो हैं वहाँ भी रखे जा सकते हैं। बहरहाल काजी साहब ने तो निशानदेही कर दी है कि जनाब इससे मिलता जुलता एक और मामला भी पेंडिंग पड़ा हुआ है। वैसे भी ये जो बेंच है, इसके जो सरबराह हैं उमरता बंदयाल साहब, वो तो पहले भी अपना ख्याल जो है वो ज़ाहिर कर चुके हैं। जो मिलिट्री कोर्ट्स बनाई गई थी आईनी तरमीम के ज़रिए APS पर हमले के बाद 2015 में, उस आईनी तरमीम के खिलाफ 17 रुकनी फुल कोर्ट बनी थी और 11 जजों ने फौजी अदालतों को जायज़ करार दिया था। जिन्होंने वो दरखास्तें मंजूर की थी, यानी फौजी अदालतों के खिलाफ फैसला दिया था, उनमें काजी फायद जैसा साहब भी मौजूद थे, और जिन्होंने कहा था जनाब ये ठीक है, ना ये सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात में मुदाखलत है, ना ये अदलिया की आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी के मुनाफी हैं ये अदालतें मिलिट्री कोर्ट, और ना ही बुनियादी इंसानी हकूक़ इससे मुतासर होते हैं। फौजी अदालतों को जायज़ करार देने वाले जजों में बंदयाल साहब भी शामिल थे। तो अब ये भी मामला है, वो पिछली समात पे जवाद ख़ाजा के वकील ने ये कहा है कि जनाब अगर वो फैसला 2015 वाला फैसला आपकी राह में रुकावट है तो फिर फुल कोर्ट बना लें। ये मामला भी चल रहा है। पर ये फौजी अदालतों की ज़रूरत पेश क्यों आती है, ये बड़ा एक अहम सवाल है। ये जब नवाज शरीफ का दूसरा दौर था ना, तो उस वक्त सजाद अली शाह की मुखालफत के बावजूद इंसदाद दहशत गर्दी की खुसूसी अदालतें जो हैं ये तश्कील दी गई। उस वक्त जो फ़िरका वाराना दहशत गर्दी है ये अरूज पर थी, और आम जज जो हैं वो इन केसों को हाथ ही नहीं लगाते थे, डरते थे। तो फिर खुसूसी अदालतें तश्कील देना पड़ी थी, जो अब तक चल रही है, 80 जन कहते हैं। तो वो उसमें जो पहला फैसला हुआ था ना, जिस जज ने किया था, नियर समथिंग उसका नाम था, पूरा नाम मेरे ज़हन से निकल गया है, वो फैसला देने से पहले उसने अपने बच्चे जो हैं वो बरतानिया भेज दिए थे, और फैसला सुनाने के बाद वो घर नहीं गए थे, सीधा एयरपोर्ट पे पहुंचे थे। इतना खौफ होता है। और ये मिलिट्री कोर्ट्स APS के बाद जो बनाई गई आर्मी पब्लिक स्कूल पर हमले के बाद, तो वो भी इसलिए बनाई गई थी कि जनाब इनको आम जज जो है वो हाथ ही नहीं डालते। अब देखें जनाब क्या फैसला आता है इस अदालत से। तो मैं तो ये पेशगोई कर रहा हूँ कि क्योंकि मिलिट्री एक्ट को भी चैलेंज नहीं किया गया और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट को भी चैलेंज नहीं किया गया, जिनके तहत ये आम शहरियों का कोर्ट मार्शल होता है, तो ये कोर्ट मार्शल को तो नहीं छेड़ेंगे। ताहम इनकी जो अपनी अदालतें हैं उनको ये डायरेक्शन दे देंगे कि जनाब अगर आपसे वो मिलिट्री वाले कोई बंदा मांगते हैं कोर्ट मार्शल के लिए, तो फिर आप ठोस वजूहात की बुनियाद पे उनको उनके सुपुर्द किया करें। ये ऐसे नहीं कि जनाब एक चिट्ठी आई और उस चिट्ठी की रोशनी में आपने फैसला जारी कर दिया और बंदे जो हैं वो मिलिट्री के हवाले कर दिए। इस तरह के कोई जजमेंट आने का इम्कान मुझे लग रहा है। अब जनाब दुबई में क्या हो रहा है, नवाज शरीफ साहब वहाँ पहुँचे हुए हैं जनाब, और खुसूसी प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, और शाही ख़ानदान के लोगों से मुलाकातें भी हो रही हैं, और जहाँ ठहरे हुए हैं वो भी शाही ख़ानदान ने उन्हें रहाइश जो है वो प्रोवाइड की है। और फिर वो अगले हफ्ते जुलाई के पहले हफ्ते जो सुना है कि वो सऊदी अरब जाएंगे और वहाँ भी कोई एक हफ़्ता वो गुजारेंगे, और ख़्याल ये है कि वहाँ भी उनकी अहम मुलाकातें शाही ख़ानदान के लोगों से, जिनमें वली अहद जो हैं उनके साथ मुलाकात की बातें भी हो रही है कि उनके साथ भी मुलाकात होगी, और वो मुल्क के लिए भी कुछ मामला ज़ाहिर है पाकिस्तान आना है, नेड़े नेड़े तो आ गए ना, दुबई बैठ के नहीं आ गए, तो फिर ज़ाहिर है फिर आखिर पाकिस्तान ही आना ना उन्होंने। और मैंने ये कहा हुआ है कि इलेक्शन जब वो आ जाए समझिए कि उसके बाद इलेक्शन हो जाने हैं, तो उनकी तैयारियां पूरी हैं। और जरदारी साहब भी वहाँ पहुँचे हुए हैं, बिलावल साहब भी पहुँच गए हैं, और उनकी आपस में मीटिंग की बातें भी हैं कि उनकी आपस में बातें होंगी, और तय क्या होना है वहाँ यही होना कि निगरान हुकूमत कौन सी होगी और आइंदा का सियासी मंजरनामा क्या होगा, नई हुकूमत के खद्दोखाल क्या होंगे। ये मैंने अपने एक वीलाग में बात की थी कि इलेक्शन अलग अलग लड़ेंगे,
لیکن الیکشن کے بعد یہ جیسے اب اتحادی حکومت ہے اسی طرح کی حکومت بنانے کی کوشش کریں گے. اور احسن اقبال صاحب نے تو کہہ بھی دیا ہے کہ اگر نون لیگ نے 2/3 اکثریت بھی حاصل کر لی تو بھی اتحادیوں کے ساتھ مل کر حکومت بنائیں گے. اور ظاہر ہے پھر جو دبئی میں ملاقاتیں ہو رہی ہیں ان میں یہ ساری چیزیں طے ہوں گی. جیسے مساق جمہوریت ہوا تھا اسی طرح کا مساق ایک اور ہو جائے گا. اور اس میں جو یہ نیا سیاسی منظرنامہ بنے گا، جو سیاسی منظرنامہ بن رہا ہے اس میں عمران خان کہیں نظر نہیں آ رہا ہے. اچھا یہ نواز شریف صاحب لندن چھوڑ کے دبئی میں کیوں آ گئے ہیں؟ یہ لندن اگر ان سے ملاقات کے لیے کسی نے جانا ہو ایک تو رولا بڑا پڑ جاتا ہے، کئی دن لگ جاتے ہیں. یہ دبئی 24 گھنٹوں میں ملاقات کر کے بندہ واپس بھی آ جاتا ہے، کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا. جب مشرف کے دور میں بے نظیر بھٹو سے این آر او ہو رہا تھا تو دبئی میں ملاقاتیں ہوئی تھی. جو اشفاق پرویز کیانی صاحب تھے اس وقت DGI ان کی اور بے نظیر بھٹو کی دبئی میں ملاقات ہوئی تھی اور خبر اس وقت باہر آئی تھی جب انہوں نے چاہا تھا. تو اب بھی ایسا ممکن ہے جناب اگر بہت سارے معاملات میں کوئی حساس اداروں کے لوگوں نے ساتھ شامل ہونا ہو. ظاہر ہے یار فوج کا کردار جو ہے اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. جتنا مرضی کہہ لیں جناب غیر سیاسی ہو گئے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، بہت سارے معاملات میں اسی طرح معاملات چل رہے ہیں. تو وہاں ایسی ملاقاتیں بھی ہو سکتی ہیں کہ جن کے بارے میں خبر جو ہے اس وقت باہر آتی ہے جب وہ چاہتے ہیں. اچھا نواز شریف صاحب کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ بڑے پراعتماد نظر آ رہے ہیں. ویسے پراعتماد تو وہ ہمیشہ نظر آتے ہیں اور پراعتماد نظر آنا بھی چاہیے. انہوں نے ابھی سعودی عرب بھی جانا ہے اور یہاں سے بھی ظاہر انہیں شاہی پروٹوکول مل رہا ہے تو وہاں بھی وہ ایک طرح سے سرکاری مہمان ہوں گے، وہاں بھی انہیں شاہی پروٹوکول ملنے کی باتیں ہو رہی ہیں. تو جب وہ واپس آئیں گے تو معاملہ تو یار پیسے پوستے کا ہے نا. وہاں سے کچھ انویسٹمنٹ لے آئیں، کچھ وعدے وعید کر لیں اور پھر جو خلیج کے دیگر ممالک ہیں ایک آدھ اور ملک میں بھی انہوں نے جانا ہے تو وہاں سے بھی کچھ کھینچ کھانچ کے لے آئیں اور عوام کو خوشخبری سنا دیں. تو پھر یہ جو خپتی جہاں ہمارے سیاستدان ہیں، بزرگ سیاستدان عمران خان صاحب، ان کے جب وہ واپس آئیں گے اب بھی یہ ایک نکڑے لگے ہوئے ہیں. جب وہ واپس آئیں گے یہ مزید سکڑ جائیں گے. آپ دیکھیے گا. اب دیجیے مجھے اجازت، انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی نئے وی لاگ کے ساتھ. اللہ تعالیٰ آپ پر، مجھ پر، ہم سب پر مہربان رہے. اللہ حافظ.